हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 अकाउंट्स का चैप्टर 3 जो कि है लेन देनों का अभिलेखन भाग 1, जिसमें कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ने हैं टोटल 6 टॉपिक। पहला टॉपिक हमने पूरा कर लिया था। लास्ट 2 वीडियो से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक को, जो कि है लेखांकन समीकरण। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और समझेंगे लेखांकन समीकरण से रिलेटेड एक बहुत ही स्पेशल न्यूमेरिकल को। तो चलिए देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुल जो है वो 17 जो है वो व्यावसायिक व्यवहार दिए गए हैं। इनके आधार पे हमें क्या करना है, लेखांकन समीकरण तैयार करना है। अब आप जानते हैं कि जो लेखांकन समीकरण है इसमें 2 पक्ष होते हैं। पहला होता है संपत्ति और दूसरा होता है पूंजी एवं दायित्व। तो ये जो व्यवहार हैं इनसे हमें लेखांकन समीकरण तैयार करना है। तो उससे पहले सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इन विभिन्न व्यवहारों में कौन कौन से संपत्तियां प्रभावित हो रही हैं और कौन कौन से दायित्व और पूंजी प्रभावित हो रही है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि हर एक मद में, हर एक व्यावसायिक व्यवहार में से उन खातों को छाटेंगे जो कि उस व्यावसायिक व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन खातों को छाटते हैं, यानी कि उन संपत्तियों, उन दायित्वों और पूंजी को छाटते हैं जिनसे हमें लेखांकन समीकरण तैयार करना है। तो जैसा कि सबसे पहले हमारे पास है कि शर्मा ने 1 लाख रुपए नकद, 50,000 रुपये के माल तथा 20,000 रुपये के फर्नीचर से अपना व्यापार आरंभ किया। जो शर्मा है ये बिजनेसमैन है, ओनर है। ठीक है, उन्होंने ये 3 चीज़ें लगाई और उससे अपना व्यापार आरंभ किया है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि शर्मा से तो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो ओनर है। उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, तो 1 लाख रुपये नकद। ठीक है, यानी कि कैश अकाउंट। ठीक, सबसे पहले कौन सा खाता प्रभावित हो रहा है, कैश अकाउंट पहले में। ठीक है, पहले व्यावसायिक व्यवहार में। दूसरा क्या प्रभावित हो रहा है, 50,000 के माल यानी कि स्टॉक। ठीक, स्टॉक। फिर तीसरा क्या, 20,000 का फर्नीचर यानी कि फर्नीचर खाता। यहाँ पे हम लोग को अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैश प्रभावित हुआ, स्टॉक प्रभावित हुआ, फर्नीचर प्रभावित हुआ। अब ये तीनों चीज़ों से उसने व्यापार आरंभ किया है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हो गई, व्यवसाय की पूंजी हो गई। तो हमारा दूसरा खाता क्या प्रभावित होगा, कैपिटल अकाउंट यानी कि पूंजी खाता। तो पहला जो हमारा व्यवसायिक व्यवहार है इसमें हमारे 4 खाते प्रभावित हुए, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, फर्नीचर और कैपिटल। ठीक, इसी तरीके से हम बाकी सारे में पहले हम लोग छाट लेंगे। दूसरा है कमीशन प्राप्त किया। जब हमें कमीशन मिलता है तो उस कंडीशन में कमीशन हमें कैसे मिला होगा, कैश में मिला होगा, तो कैश अकाउंट प्रभावित हुआ। ठीक, दूसरा कौन सा खाता प्रभावित हुआ, तो कमीशन मिला है। कमीशन एक हमारी आयगत प्राप्ति है और हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोई भी आयगत प्राप्ति जो हमें प्राप्त होती है उससे हमारा पूंजी बढ़ता है, इसलिए हम उसको कैपिटल में दिखाते हैं। तो कैपिटल में दिखाएंगे तो एक और हमारा कैश अकाउंट प्रभावित हुआ और दूसरी ओर क्या प्रभावित होगा, कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे 2 खाते प्रभावित होंगे। तीसरा है ब्याज उपार्जित। ब्याज उपार्जित है तो तीसरा जो है, जब कोई भी जो आयगत प्राप्ति होती है वो उपार्जित होती है तो हम लोग एसेट साइड में, आपको हमने पिछले वीडियो में समझाया था कि एसेट साइड में एक्रूड इनकम, मतलब इनकम का जो भी नाम है, जैसे यहाँ पे हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट, तो हम लोग एसेट साइड में क्या लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट करके इसको दिखाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे क्योंकि एक्रूड जो है यहाँ पे इंटरेस्ट है और आगे और भी कोई मदें हो सकती हैं, इसलिए जो एक अलग से खाता बनाया जाता है वो होता है एक्रूड इनकम का। इसमें जितनी भी आयगत प्राप्तियाँ जो कि उपार्जित हैं उन सभी को हम लोग इसके अंतर्गत दिखाएंगे। तो इसलिए तीसरे में हमारा क्या प्रभावित हो रहा है, एक्रूड इनकम, जो कि एसेट साइड में दिखाया जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये जो आयगत प्राप्ति है इससे भी हमारी पूंजी बढ़ेगी बाद में जब ये हमें प्राप्त होगा, तो इस वजह से यहाँ पे दूसरा खाता जो है वो भी कैपिटल ही प्रभावित होगा। ठीक, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपको तभी अच्छे समझ में आएंगी जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए। ठीक, बढ़ते हैं। चौथा हमारा व्यावसायिक व्यवहार है कि बैंक से ऋण लिया। ठीक है, तो बैंक से जब हम लोग ऋण लेते हैं
तो सबसे पहले आपने बैंक लोन लिया है, तो इस लोन को आपको बाद में चुकाना है, तो ये आपका क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो एक तो हो गया आपका लायबिलिटी साइड में आप दिखाएंगे बैंक लोन, ठीक। बैंक लोन अकाउंट जो है वो आपका प्रभावित हुआ क्योंकि आपने बैंक से ऋण लिया है। अब ये ऋण आपने कैश या बैंक के रूप में लिया होगा, तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग मान के चलते हैं कि आपने कैश में लिया है, तो यहाँ पे इसको हम लोग दूसरा अकाउंट जो है वो कैश अकाउंट के रूप में दिखाएंगे, ठीक। फिर पांचवा हमारा जो व्यावसायिक व्यवहार है वो है उधार माल खरीदा, ठीक है। तो जब हम लोग उधार माल खरीदते हैं तो एक और क्या होगा, माल खरीद रहे हैं यानी कि स्टॉक जो है वो हमारा प्रभावित होगा, ठीक। और दूसरी ओर क्योंकि हम लोग उधार माल खरीद रहे हैं, तो उधार माल खरीदते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे हमारे लेनदार तैयार हो जाते हैं, यानी कि जिनसे हम लोग उधार माल खरीदे हैं वो हमारे क्या हो गए, लेनदार हो गए। तो एक और तो स्टॉक हमने खरीदा और दूसरी ओर दूसरा खाता कौन सा तैयार हो जाएगा, क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार का। यहाँ पे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। फिर छठवां है किराया अग्रिम प्राप्त किया, ठीक है। किराया जब हम लोग अग्रिम प्राप्त करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको किराया मिला है, तो किराया आपको कैसे मिला होगा, कैश में मिला होगा, ठीक है। तो कैश अकाउंट पहले प्रभावित हुआ। अब आपने अग्रिम प्राप्त किया यानी कि अभी तक आपने उस एडवांस में एक तरीके से आपने प्राप्त किया, तो इसके लिए जो आपने जो आपने किराया प्राप्त किया है इसके लिए बाद में आपको कार्य करना पड़ेगा, यानी कि आपने अग्रिम किराया प्राप्त किया है तो बाद में आपको रेंट जो है, जो भी लोग रह रहे हैं उनको रहने देना होगा। तो एक तरीके से आपके ऊपर अभी भी दायित्व तो है। तो दायित्व साइड में इसको हम लोग दिखाते हैं अनअर्न्ड इनकम के रूप में, यानी कि अभी तक हमने इसको कमाया नहीं है, मतलब ये हमारा पैसा अभी हमको मिलने वाला नहीं था बट उन्होंने एडवांस में दे दिया है, तो इसको हम लोग अनअर्न्ड इनकम के रूप में जो है किराया वो दिखाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि आप सोचेंगे कि यहाँ पे किराया है तो यहाँ पे किराया लिखना चाहिए था, कमीशन की जगह पे कमीशन लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम लोग कोई जर्नल एंट्री या लेज़र नहीं कर रहे, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ समीकरण बनाना है कि कौन कौन से दायित्व प्रभावित हो रहे हैं और कौन कौन सी संपत्तियाँ और पूंजी प्रभावित हो रही है। इसलिए यहाँ पर हम लोग को एक जो मेन हेडिंग है वो दिखानी है, ना कि जो आपकी मद है या व्यावसायिक व्यवहार है उसके नाम को। फिर उसके बाद है नकद माल क्रय किया। तो जब आप नकद माल खरीद रहे हैं तो सबसे पहले तो आपने माल खरीदा है तो आपका जो है वो स्टॉक अकाउंट प्रभावित होगा, ठीक। और दूसरी ओर क्योंकि आपने नकद खरीदा है तो कैश प्रभावित होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है पूर्वदत्त बीमा। पूर्वदत्त बीमा जो है ये हमारा एक तरीके से क्योंकि हमने कैश, पूर्वदत्त बीमा का मतलब है कि हमने बीमा का जो पैसा, इंश्योरेंस का जो पैसा है हमें जो देना था बाद में, वो हमने पहले ही दे दिया। तो जब आपने पहले ही पेमेंट कोई किया है तो पेमेंट तो कैश में हुआ होगा या फिर बैंक में, तो नॉर्मली कैश लेके चल रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा कैश अकाउंट प्रभावित होगा क्योंकि हमने पहले पेमेंट कर दिया है। अब क्योंकि हमने पहले ही अपने खर्चे का पेमेंट कर दिया है तो ये हमारी हो जाती है क्या, संपत्ति। और संपत्ति साइड में पूर्वदत्त कोई भी जैसे बीमा हो गया या किराया हो गया, कोई भी पूर्वदत्त मद रहती है तो उसके लिए हम लोग अलग से उसको दिखाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से, ठीक है। कोई भी पूर्वदत्त व्यवहार होता है तो उसको हम लोग एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से दिखाते हैं। उसके बाद 9वां है बैंक में जमा किया 70,000 रुपये, ठीक है। तो बैंक में 70,000 रुपये जमा कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, 9वें में एक तो बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक अकाउंट प्रभावित होगा, और दूसरी ओर क्या जमा कर रहे हैं, कैश जमा कर रहे हैं तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा। तीसरा है 50,000 रुपये लागत का माल 20% लाभ पर बेचा। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले कि आप 50,000 रुपये का माल बेच रहे हैं तो आपकी स्टॉक में से कम होगा तो स्टॉक अकाउंट प्रभावित होगा। अब आप बेच रहे हैं तो यहाँ पे नकद या उधार लिखा नहीं है तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि आपने नकद बेचा है तो कैश आपको मिला होगा तो दूसरा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। तीसरा बोल रहा है कि जो 50,000 रुपये लागत का माल 20% लाभ पर बेचा, तो ये लाभ है। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लाभ यानी कि जो प्रॉफिट होता है इससे हमारा कैपिटल बढ़ता है, तो इस वजह से यहाँ पर कैपिटल अकाउंट भी प्रभावित होगा, ठीक।
फिर है एक 10,000 का माल उधार बेचा। तो जब हम लोग उधार माल बेचते हैं तो सबसे पहले माल बेच रहे हैं तो क्या प्रभावित होगा, स्टॉक अकाउंट। अब क्योंकि उधार बेच रहे तो जिसे हम लोग माल उधार बेच रहे वो हमारा क्या हो गया, देनदार यानी कि डेटर हो गया। तो एसेट साइड में हमारा डेटर अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक, फिर है देनदार से नकद प्राप्त हुआ 14,000 रुपये और उसे बट्टा दिया 1,000 रुपये, यानी कि देनदार से हमें 14,000 मिला और उसे बट्टा दिया 1,000, यानी कि इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें मिलने वाला था 15,000, जिसमें से कि हमें मिला है 14,000 और 1,000 का हमने क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो देनदार से प्राप्त हुआ है तो हमारा डेटर अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक, दूसरा नकद प्राप्त हो यानी कैश मिला है तो दूसरा होगा कैश अकाउंट प्रभावित होगा। अब क्योंकि उसे बट्टा दिया है 1,000 तो हमें मिलने वाला था 15,000 और मिला है 14,000, तो 1,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। वो लॉस हम कहाँ दिखाएंगे, कैपिटल में से हमारे माइनस होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी लॉस से हमारी कैपिटल कम होती है तो यहाँ पे तीसरा अकाउंट जो है वो कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा। फिर है व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5,000 रुपये नकद निकाले हैं, व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो क्योंकि 5,000 नकद निकाले हैं तो कैश अकाउंट प्रभावित हुआ। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब पैसा या माल निकाला जाता है तो उससे हमारा प्रभावित होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग यानी कि आहरण। अब क्योंकि ये 5,000 रुपये जो नकद निकाला गया है वो व्यवसाय में से निकाला गया होगा और व्यवसाय में जो पैसा होता है वो उसकी क्या होती है, पूंजी और संपत्ति दोनों होती है। तो संपत्ति के रूप में तो हम कैश में दिखा दिए। अब पूंजी में से हमारे ये 5,000 कम हो रहा है ना, दूसरे नज़रिए से देखें तो ये 5,000 जो निकल रहा है तो इससे हमारी पूंजी कम होगी, तो इसलिए दूसरी ओर जो है वो हमारा कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक है, फिर है 14 है 4,500 रुपये नकद वेतन दिया और अदत्त वेतन 1,500 रुपये है। ठीक है, 4,500 नकद वेतन दिया है और 1,500 रुपये अदत्त वेतन है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो जो नकद वेतन दिया है उसके लिए कैश अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक, दूसरी चीज़ कि कोई भी जो वेतन है या फिर कोई भी आयगत जो हमारी आयगत मदें होती हैं, आयगत खर्चे होते हैं, यानी कि दिन प्रतिदिन के जो खर्चे होते हैं उनसे हमारी पूंजी कम होती है। क्या होती है, कम होती है। तो इस वजह से ये जो वेतन है ये किस में से, मतलब 4,500 रुपये नकद यानी कैश तो कम होगा ही, तो ये कैश कहाँ से जाएगा, व्यवसाय की पूंजी में से जाएगा। तो इस वजह से दूसरा खाता क्या प्रभावित होगा, पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट। अब तीसरा फिर बोल रहा है कि अदत्त वेतन 1,500 है। अदत्त वेतन क्या हो गया, यानी कि हमें वेतन देना था और अभी तक हमने दिया नहीं है, यानी कि हमें बाद में क्या करना होगा, देना होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दायित्व हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर अदत्त रहती है तो उसको हम लोग दिखाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से हम लोग दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे, 1,500 रुपये। अब क्योंकि ये भी एक व्यवहार है, अदत्त वेतन एक व्यवहार है, इसका भी दो खातों पे प्रभाव पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इसको दायित्व के रूप में 1,500 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से दिखा देंगे। अब दूसरा, क्योंकि ये जो पैसा हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे तो वो पेमेंट किस में से होगा, कैपिटल में से ही होगा। तो इस वजह से दूसरा खाता क्या प्रभावित होगा, कैपिटल अकाउंट। यानी कि पहले व्यवहार के लिए कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा और दूसरे व्यवहार के लिए भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा। अब अमाउंट कैसे दिखाएंगे वो तो अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। 15वां है फर्नीचर पर हरास 2,000 रुपये। फर्नीचर पर हरास का मतलब क्या हुआ कि फर्नीचर के मूल्य में कमी आई है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी संपत्ति के मूल्य में जब कमी आती है तो सबसे पहले तो वो संपत्ति प्रभावित होगी। तो किस में कमी आई, फर्नीचर में, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक, अब संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो जो भी संपत्ति होती है वो एक तरीके से व्यवसाय की पूंजी होती है। तो इस वजह से उस जो संपत्ति में कमी आई है उससे हमारी पूंजी में भी कमी आती है। फिर है लेनदारों को नकद भुगतान किया 57,000 और उनसे बट्टा प्राप्त किया 3,000। ठीक, तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमें देना था 60,000 रुपये। ठीक है, 60,000 रुपये हमें अपने लेनदार को देना था, जिसमें से कि हमने दिया है 57,000 और 3,000 का हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे कौन से खाते प्रभावित होंगे, तो सबसे पहले हमें लेनदारों को भुगतान करना था, तो लेनदार यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट प्रभावित होगा।
ठीक। उसके बाद क्योंकि हमने उन्हें भुगतान किया है तो कैश में भुगतान किया होगा, तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा। ठीक। तीसरा क्या प्रभावित होगा, क्योंकि बोला है 3,000 का हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट हमें मिला, हमें किसी को पेमेंट जो करना था उससे हमने कम पेमेंट किया है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा उससे हमारी क्या होगी, कैपिटल बढ़ेगी। तो इस वजह से तीसरा खाता जो है वो कैपिटल अकाउंट भी प्रभावित होगा। ठीक। और लास्ट हमारा है कि पूंजी पर ब्याज है 1,200 रुपये। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पूंजी पर ब्याज जो है वो व्यवसाय के लिए इनकम भी है और एक्सपेंस भी है। इस वजह से पूंजी पर ब्याज को हम लोग कैपिटल अकाउंट में ही पहले एक बार जोड़ते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, माइनस करके दिखाते हैं। ठीक। तो आपने देखा कि ये टोटल जो हमारे 17 व्यावसायिक लेन देन थे उनसे हमारे ये सारे अकाउंट्स जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें हर एक अकाउंट का छांटना है, क्योंकि देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट सबसे पहले है और कैश अकाउंट कई सारी मदों में हमारा जो है वो प्रभावित हुआ है। तो अगर हर एक मद के लिए हम बार बार कैश अकाउंट को दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही टाइम भी वेस्ट होगा, जगह भी वेस्ट होगा। ठीक है, और बार बार दिखाने से जो कैलकुलेशन है वो भी हमारी ख़राब होगी। तो हमें क्या यहाँ पे करना है, सबसे पहले कि जो खाता एक बार प्रभावित हुआ है उसका नाम हम लोग दूसरी बार नहीं लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जैसे कि जो लेखांकन समीकरण जब हम लोग तैयार करते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फॉर्मेट होता है। ठीक। तो हमें क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे हमारे एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल का जो है एक तरीके से नाम दिया हुआ है। तो जितने भी हमारे एसेट प्रभावित हो रहे हैं उन सबको हमें इस एसेट साइड में लिखना होगा, और जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ प्रभावित हो रही हैं उन्हें हम लोग लायबिलिटीज़ साइड में लिखेंगे और प्लस हमारा कैपिटल रहेगा। ठीक है, तो एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग जो जितने भी यहाँ पे एसेट प्रभावित हो रहे हैं, जैसे कैश है, एक्रूड इनकम है, ये सारी चीज़ें छाटेंगे और उन एसेट्स को हम लोग एसेट साइड में लिखेंगे, और लायबिलिटी साइड में जितने भी हमारे लायबिलिटीज़ प्रभावित हो रहे हैं उन सभी लायबिलिटीज़ को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक खातों को छाट लेते हैं कि जो खाता एक बार से अधिक प्रभावित हुआ है उसे हम लोग अलग कर लेंगे। जैसे देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ प्रभावित हुआ है कैश अकाउंट। ठीक, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे साइड में कि हम एक खाता जो प्रभावित हुआ है वो है कैश अकाउंट। ओके, तो एक बार कैश अकाउंट आ गया, अब हम लोग दूसरी बार कैश अकाउंट को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेकंड मद में भी कैश अकाउंट है, इसको हम लोग काट देते हैं। अब हम लोग को इसे अलग से नहीं लिखना है। फिर तीसरी बार में, चौथी बार में कैश अकाउंट है, इसे भी नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से हर जगह से कैश अकाउंट जो है हम लोग काट देंगे, जहाँ जहाँ कैश अकाउंट रहेगा उसे हम लोग काट देंगे, ताकि हमें जो है छाँटने में आसानी रहे कि हमें कौन कौन से खातों को दिखाना है। ठीक, इस वजह से बस हम लोग यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। ठीक, कैश अकाउंट हो गया। दूसरा प्रभावित क्या हुआ है, स्टॉक। तो हम लोग अब स्टॉक को दिखा लेंगे, दूसरा स्टॉक अकाउंट। ठीक, अब स्टॉक जहाँ जहाँ है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग को सारा जो अकाउंट है वो कैंसिल आउट करना है। स्टॉक हो गया। तीसरा है फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट हो गया। अब जहाँ फर्नीचर होगा, फर्नीचर हमारा सिर्फ एक बार और आया था, वो यहाँ पर, इसे कैंसिल कर लिए हम लोग। फिर क्या है, कैपिटल। देखिए हम लोग एक साइड एसेट्स लिख लेते हैं और कैपिटल और लायबिलिटीज़ को थोड़ी दूर पे लिखते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा, इसे हमें बाद में दोबारा से छाटना नहीं पड़ेगा। कैपिटल प्रभावित हुआ, अब जहाँ जहाँ कैपिटल है उसे भी हम लोग कैंसिल कर लेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग पहले इसे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया, पहली मद में से कैंसिल आउट हो गया। तीसरा है हमारा एक्रूड इनकम, जो कि हमारा एसेट्स होता है। तो एसेट साइड में एक्रूड इनकम दिखा देंगे। अब एक्रूड इनकम आप देखे होंगे कि अब दोबारा एक बार भी नहीं आया है, तो हमें इसे छाटने की ज़रूरत ही नहीं है, इसे हम लोग सिर्फ कैंसिल कर देते हैं। देखिए ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अब है बैंक लोन अकाउंट। तो बैंक लोन हमारा लायबिलिटी होता है, तो इसे बैंक लोन में दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में। और बैंक लोन भी हमारा दोबारा कहीं मेंशन नहीं हुआ था, तो ये भी ख़त्म हो गया। फिर है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी हमारे लायबिलिटीज़ होते हैं, तो क्रेडिटर्स को हम लोग दिखा दिए। यहाँ से क्रेडिटर्स ख़त्म हो गए और हमारे क्रेडिटर्स अब कहाँ पर हैं,
तो एक बार और आए हैं लास्ट में, ठीक, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब है अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम भी एक ही बार आया है जो कि हमारा क्या है, लायबिलिटी। तो अनअर्न्ड इनकम दिखा रही है हम लोग। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी क्या होती है, एसेट्स होती हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को दिखा देंगे और ये भी दोबारा नहीं आया है कहीं पे। फिर है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी जो है एसेट्स है, बैंक अकाउंट हो गया। बैंक अकाउंट हमारा जो है वो दोबारा नहीं आया है। फिर है यहाँ पे डेटर। डेटर हमारी संपत्ति होती है, तो डेटर्स दिखा देंगे। डेटर्स अब हमारे दोबारा यहीं पे जस्ट बगल में आए हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। और अब बचा है बस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं, तो इसे हम लोग लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी जो मदें हैं वो कैंसिल आउट हो चुकी हैं। तो हमें जो अब लेखांकन समीकरण तैयार करना है वो इन संपत्तियों, पूंजी और इन दायित्वों के आधार पर तैयार करना है। अब सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि जब हम लोग लेखांकन समीकरण तैयार करते हैं तो उस कंडीशन में जो संपत्ति होती है उन्हें हम लोग किस किस तरीके से लिखते हैं, उनके तरलता के क्रम में लिखना होता है या फिर स्थिरता के क्रम में। मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग तरलता के क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग कौन सी संपत्ति लिखेंगे जो कि तरलता मतलब है कि कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाए, और इस स्थिरता वाला क्या हो जाएगा कि जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट ना हो। तो अगर तरलता के क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है, तरलता में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कौन से लिखेंगे, जो कि बहुत लेट से कैश में कन्वर्ट होती है, और लास्ट में कौन सा आएगा जो कि कैश में तुरंत कन्वर्ट हो जाए। और अगर स्थिरता के क्रम में लिख रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे जो कि कैश में सबसे पहले कन्वर्ट होता है, और लास्ट में कौन सा रहेगा जो कि कैश में सबसे लास्ट में मतलब बहुत लेट में कन्वर्ट हो पाता है। तो इस हिसाब से लोग अपनी संपत्तियों और दायित्वों दोनों को ही किसी एक क्रम में लिखेंगे, या फिर तरलता के क्रम में लिखेंगे या फिर स्थिरता के क्रम में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमें जो हेडिंग डालनी होती है, एसेट साइड में सारे हमें एसेट्स लिखने हैं और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटीज़ और कैपिटल को लिखना है। तो हम यहाँ पे अब चूज़ कर रहे हैं स्थिरता के क्रम में, ठीक है। स्थिरता के क्रम में हम लोग जब लिखेंगे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को तो हम लोग यहाँ पर ही नंबरिंग कर लेते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा एसेट लिखेंगे। तो स्थिरता के क्रम में जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले वो वस्तु, वो संपत्ति जो कि जल्दी से हमारी कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे लास्ट में कौन सी वस्तु, कौन सी संपत्ति जो कि एकदम लेट में कैश में कन्वर्ट होती है। तो सबसे पहले हमारा कैश में कन्वर्ट होगा, कैश तो कैश है ही, ठीक। उसके बाद हमारा क्या आता है, बैंक, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या आएगा, तो तीसरा हमारे जो है वो देनदार से हमें पैसा मिल जाता है, देनदार हो गए। चौथा क्या है, स्टॉक को बेच देंगे तो स्टॉक से हमें जल्दी पैसा मिल जाएगा, ठीक है। पांचवा हमारा हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि पहले से ही कैश में ही एक तरीके से पेमेंट हुआ है। छठवां है एक्रूड इनकम, क्योंकि हमें ये कैश में ही मिलेगा। और लास्ट है फर्नीचर, जो कि इसको बेचने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये लास्ट में फर्नीचर हो गया। इसी तरीके से कैपिटल तो कैपिटल रहेगा ही। लायबिलिटीज़ में हम लोग देख देंगे तो लायबिलिटीज़ में हमारे सबसे पहले कैश में कन्वर्ट होंगे क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदारों को हम लोग सबसे पहले भुगतान करते हैं। दूसरा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी हमारे अदत्त हुए रहेंगे। तीसरा अनअर्न्ड इनकम लिखेंगे। चौथा हमारा बैंक लोन आएगा, और लास्ट में हमारी पूंजी आएगी, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग पहले अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा फॉर्मेट, जिसमें सबसे पहले ऊपर हम लोग लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसा रहता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉलम बनेंगे, एक हमारा ट्रांजैक्शन जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग पहले ट्रांजैक्शन का लेखांकन समीकरण कर रहे हैं, दूसरे का कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे ऊपर में एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल दिखाते हैं। अब उसके जस्ट नीचे हम लोग दिखाएंगे कि कौन कौन से एसेट्स का हम लोग लेखांकन समीकरण बना रहे हैं, और दूसरे साइड कौन कौन से लायबिलिटीज़ का और कैपिटल का हम लोग लेखांकन समीकरण बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो हमने आपको नंबर्स यहाँ पे बताए थे, सबसे पहले कैश, फिर बैंक, फिर डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, फर्नीचर, ये हो गए हमारे पूरे एसेट्स। तो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ में आपका पहले क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, बैंक लोन और प्लस कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे करके दिखाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो जो हमारे व्यवहार दिए हुए थे क्वेश्चन में उन सब के अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिखते हुए चलेंगे। किसी अमाउंट को प्लस करना होता है, किसी को माइनस करना होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला आप देखिए,
सबसे पहला क्या है कि शर्मा ने 1 लाख रुपए नकद, 50,000 के माल और 20,000 के फर्नीचर से अपना व्यापार आरंभ किया। यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हुए थे? कैश, स्टॉक, फर्नीचर और कैपिटल। तो कैश में 1 लाख रुपए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऊपर दिखा देंगे। देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन, ठीक है, 1 2 ही लिख लेते हैं। पहला ट्रांजेक्शन कितना? 1 लाख रुपए का। यहाँ पे कॉलम और नहीं बनते, ठीक है, कॉलम बना के नहीं करना है, तो थोड़ा अच्छे से हिसाब से हम लोग को लिखना होगा। 1 लाख रुपए कैश में, 50,000 का माल यानी कि 50,000 रुपये हम लोग स्टॉक के सामने दिखाएंगे, 20,000 का फर्नीचर, तो 20,000 रुपये फर्नीचर के सामने दिखाएंगे, और टोटल मिला के कैपिटल हमारा कितना हुआ? 1,50,000 और 20,000, यानी कि टोटल 1,70,000 रुपये हमारा हो गया कैपिटल। ठीक, अब उसके बाद दूसरा हमारा क्या है? दूसरा जो व्यवसायिक व्यवहार है ये था कमीशन प्राप्त किया। कमीशन प्राप्त किया में 2 चीज़ें प्रभावित हुई थी, एक कैश और दूसरा क्या है, जो कमीशन हमें मिला है वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो कैश में कितना प्राप्त हो कमीशन? 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये कैश के सामने दिखा देंगे। ठीक, और उसके बाद सीधे हम लोग कहाँ दिखाएंगे? कैपिटल में ये 50,000 ऐड होगा, तो कैपिटल में ये 50,000 दिखा देंगे। अब इन दोनों से हमें जो प्राप्त हुआ है उसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। बाकी सारे कॉलम में कुछ नहीं है, तो ये हम लोग बस एज़ यूजुअल ऐसे ही दिखा देंगे। ठीक है, अभी इनमें हमने कुछ दिखाया नहीं है। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 1,50,000। ठीक, बैंक में कुछ नहीं, डेटर। स्टॉक का कितना हो गया? 50,000 है। फर्नीचर कितना हो गया? 20,000 है। ठीक, इज इक्वल टू ये टोटल कितना हो गया? 2,20,000। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा न्यू इक्वेशन, यानी कि नया समीकरण है। ठीक, हम लोग को हर ट्रांजेक्शन के बाद नया समीकरण निकालना होगा, जिसमें कि, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हर समीकरण में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ और कैपिटल की वैल्यू बराबर आएगी। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे 1,50,000 और 50,000 कितना हो गया आपका? 2 लाख रुपये, और ये 20,000, यानी कि टोटल कितना हुआ एसेट साइड का? 2,20,000। और यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल का भी 2,20,000 है, यानी कि ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हर इक्वेशन में बराबर ही रहेगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। अब इसके बाद तीसरा व्यवसायिक व्यवहार क्या था? ब्याज उपार्जित, जिसमें कौन से खाते प्रभावित हुए थे? एक तो एसेट साइड में एक्रूड इनकम, और फिर दूसरा जो है वो कैपिटल प्रभावित होता। कितने से? 2,000 रुपये से। तो एक्रूड इनकम है, तो तीसरा इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। एक्रूड इनकम में जाएगा कितना? 2,000 रुपये है। ठीक है, 2,000 रुपये ये। अब क्योंकि इनकम है तो इनकम से हमारा कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा, तो ये जो 2,000 है वो यहाँ पे होगा ऐड। ठीक है, अब इन सारी मदों में कुछ नहीं दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएंगे। और अब फिर से हमारा नया इक्वेशन तैयार होगा, न्यू इक्वेशन। ठीक, तो देखिए कैश अभी भी हमारा 1.5 लाख है, स्टॉक 50,000 रहेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में कुछ नहीं, एक्रूड इनकम हमारा हो गया 2,000 का, फर्नीचर अभी भी 20,000 का है, और इधर अभी इन सारी लाइबिलिटीज़ में कुछ नहीं है, और कैपिटल में ये 2,000 ऐड होगा, तो ये कैपिटल हो गया 2,22,000 का। ठीक है, अब भी आप अगर इन दोनों साइड को मैच करेंगे तो एसेट साइड और ये कैपिटल की वैल्यू सेम आएगी। ठीक, अब चौथा है, चौथा व्यवसायिक व्यवहार क्या था? तो है बैंक से ऋण लिया। बैंक से ऋण लेने में कौन कौन से खाते प्रभावित हुए थे? तो लायबिलिटी साइड में बैंक लोन अकाउंट, और एसेट साइड में कैश प्रभावित हुआ था। कितने से? 70,000 से। तो कैश, क्योंकि 70 लोन लिया है तो कैश आया है, कैश आया है तो यहाँ पे 70,000 क्या होगा? कैश में ऐड होगा। ठीक है, ये ऐड होगा, और यहाँ पे बैंक लोन 70,000 से लिया है तो 70,000 रुपये बैंक लोन में दिखाएंगे। ठीक, और इन सारे में कुछ भी नहीं है, ये कैपिटल में कुछ नहीं है। अब फिर से हमारा न्यू इक्वेशन तैयार होगा। तो देखिए अब न्यू इक्वेशन में कैश कितने का हो गया? आपका हो गया 2,20,000 का, स्टॉक आपका 50,000 ही रहेगा, एक्रूड इनकम 2,000, और फर्नीचर जो है वो 20,000 का रहेगा। फिर इधर बैंक लोन जो है वो 70,000
और कैपिटल जो है वो आपका 2,22,000 का रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग अगर मैच करेंगे तो दोनों साइड जो है, दोनों साइड को जोड़ेंगे अमाउंट तो इक्वल आएगा। अब पाँचवा हमारा क्या व्यावसायिक व्यवहार था? पाँचवा है उधार माल खरीदा, कितने का? 60,000 रुपये का। उधार माल खरीदे थे तो कौन कौन से खाते प्रभावित होंगे? एक स्टॉक और दूसरा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो उधार माल खरीद रहे हैं तो स्टॉक में हमारा 60,000 का माल बढ़ेगा। ठीक, और इधर क्रेडिटर्स भी हमारे 60,000 के तैयार हो जाएंगे। बाकी सारे अकाउंट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, अब फिर से न्यू इक्वेशन, इसे ऐड करेंगे तो 2,20,000 का हमारा कैश रहेगा। डेट और स्टॉक जो है वो हमारा हो जाएगा 1,10,000 का। ठीक, एक्रूड इनकम 2,000 का ही रहेगा। फर्नीचर पे कोई असर नहीं पड़ा तो फर्नीचर हमारा 20,000 का ही रहेगा। क्रेडिटर्स हमारे अब हो गए हैं 60,000 के। बैंक लोन 70,000 और कैपिटल 2,22,000। ठीक, फिर है छठवां है किराया अग्रिम प्राप्त किया। किराया जब अग्रिम प्राप्त किया था तो कौन कौन से खाते प्रभावित हुए थे? एक तो कैश अकाउंट, क्योंकि हमें पैसा मिला है, और दूसरा अनअर्न्ड इनकम जो कि हमारी लायबिलिटीज़ है। तो कैश में हम लोग दिखाएंगे 24,000। ठीक, और अनअर्न्ड इनकम में भी हम लोग दिखाएंगे 24,000। बाकी सब में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, फिर से नया इक्वेशन, आप हर इक्वेशन लास्ट में मैच कर लीजिएगा। हर इक्वेशन का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैश अब हमारा हो जाएगा 2,44,000 का। ठीक, स्टॉक आपका 1,10,000, एक्रूड इनकम 2,000, फर्नीचर 20,000, क्रेडिटर्स 60,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं, अनअर्न्ड इनकम 24,000, बैंक लोन 70,000 और कैपिटल 2,22,000। ठीक, फिर सातवां हमारा व्यावसायिक व्यवहार क्या था? बोला है नकद माल क्रय किया, कितने का? 90,000 का। तो एक तो हमारा कैश प्रभावित हो रहा है और दूसरा स्टॉक, और दोनों कैश में देखिए, कैश नकद माल खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है, नहीं कैश कम होगा, तो यहाँ पे हम लोग 90,000 जो है वो माइनस करेंगे। ठीक है, और जबकि स्टॉक में क्या है, माल खरीद रहे हैं तो स्टॉक बढ़ रहा है, तो 90,000 यहाँ पे क्या होगा? ऐड होगा। ठीक, और किसी चीज़ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हम लोग इसको एज यूजुअल ऐसे ही दिखा देंगे। ठीक है, फिर से हमारा नया इक्वेशन तैयार होगा। तो ये हो गया न्यू इक्वेशन, कितना? तो 2,44,000 में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90,000 माइनस करेंगे तो 1,54,000 कैश हो गया। ठीक, स्टॉक में आपका हो जाएगा, स्टॉक 2,00,000 का हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि कौन सी मदें माइनस की जाएंगी, कौन सी मदें प्लस की जाएंगी, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक्रूड इनकम 2,000 ही रहेगा, फर्नीचर 20, क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के ही रहेंगे, 24,000 के हमारा अनअर्न्ड इनकम, 70,000 का बैंक लोन और 2,22,000 कैपिटल। ठीक, आठवां क्या है? आठवां में बोला है कि पूर्वदत्त बीमा है 1,600 का। पूर्वदत्त बीमा जो है वो एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस करके हम लोग दिखाते हैं, और कैश में से क्या होगा? माइनस करेंगे, क्योंकि ये हमने कैश में पेमेंट किया है। तो यहाँ पे 1,600 जो है वो माइनस होगा, और दूसरे साइड प्रीपेड एक्सपेंस के रूप में ये 1,600 ऐड हो जाएगा एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ पे अब नया इक्वेशन फिर हम लोग बनाएंगे, और सारी मदें जो हैं वो पहले जैसे ही रहेंगी। तो नया इक्वेशन जो है वो हो जाएगा आपका 1,54,000 में से 1,600 जब हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,52,400। ठीक, फिर स्टॉक 2,00,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,600, ये 2,000, 20,000, क्रेडिटर्स 60,000 के ही रहेंगे, 24,000, 70,000, 2,22,000 का कैपिटल। ठीक, अब इसके बाद फिर हम लोग कौन सा दिखाएंगे? नौवां जो हमारा व्यावसायिक व्यवहार है वो।
तो जो 9वां ट्रांजेक्शन है वो क्या है हमारा, वो है बैंक में जमा किया कितना, 70,000 रुपये। तो इसमें कौन से दो खाते प्रभावित होंगे, एक तो बैंक और दूसरा कैश। कैश हमारा जो है वो 70,000 रुपये से कम होगा, यानी कि हम लोग कैश में से माइनस करेंगे और बैंक में 70,000 रुपये ऐड करके दिखाएंगे। तो एसेट साइड में ही यहाँ पे जो है वो 70,000 रुपये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक, और जो हमारा बैंक है जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि 70,000 रुपये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी कहीं पे ट्रांजेक्शन हुआ नहीं है तो ये ऐसे ही हम लोग दिखा देंगे। ठीक, अब फिर से हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा, सॉरी यहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है बट कोई बात नहीं। न्यू इक्वेशन जो हम लोग का बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1,52,400 में से 70,000 माइनस कर देंगे तो हम लोग का बचेगा 82,400। बैंक का बैलेंस 70,000 और बाकी सारा जो पहले से है वो उतना ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे 2,000, फर्नीचर आपका 20,000 और क्रेडिटर्स 60,000 के, अनअर्न्ड इनकम जो है वो 24,000, 70,000 बैंक लोन और 2,22,000 कैपिटल। ठीक, अब नेक्स्ट क्या व्यवसायिक व्यवहार हुआ था, लेन देन। तो हुआ है कि 50,000 रुपये लागत का माल 20% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो 50,000 रुपये का माल था और जिसे 20% लाभ पर बेचा, तो कितने पे बेचा होगा, तो 50,000 का 20% हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो 50,000 का माल था प्लस 20% प्रॉफिट यानी कि 10,000 रुपये, यानी बेचा कितने पे, तो 60,000 में बेचा। ठीक है, 50,000 का माल था, 60,000 में बेचा, 10,000 रुपये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो 50,000 रुपये से हमारा स्टॉक कम हो गया, 60,000 रुपये हमें कैश के रूप में मिल जाएगा और 10,000 का प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग दिखा देंगे। तो स्टॉक में जो 10वां हमारा है, स्टॉक में क्या होगा, 50,000 का स्टॉक कम हो गया। ठीक, उसके बाद कैश में 60,000 रुपये हमें कैश मिल गया और जो प्रॉफिट था वो हमारा कैपिटल में 10,000 का प्रॉफिट ऐड हो गया। ठीक, इस तरीके से दिखा देंगे, बाकी और कहीं पे कुछ नहीं जाएगा। ठीक, अब इसे ऐड करके न्यू इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे अभी हो जाएगा न्यू इक्वेशन। तो 82,400 है, उसमें हम लोग को 60,000 जोड़ना है, तो हो जाएगा 1,42,400। हमारा बैंक एज इट इज़ 70,000 रहेगा, डेटर पे अभी कुछ नहीं आया है। स्टॉक हमारा जो है वो 1,50,000 का अब हो जाएगा ना, क्योंकि 2 लाख का था, 50,000 का बिक गया तो 1.5 लाख का स्टॉक हो गया। 1,600 का प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2,000 का एक्रूड इनकम, 20,000 का फर्नीचर, 60,000 के क्रेडिटर्स और ऑर्गेनिक एक्सपेंसेस में कुछ नहीं है, 24,000 का अनअर्न्ड इनकम, 70,000 का बैंक लोन और 2,22,000 का कैपिटल। ठीक, इतना हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेन देन की ओर। तो नेक्स्ट लेन देन क्या बोला है कि 10,000 का माल उधार बेचा है। ठीक है, 10,000 का माल उधार बेचा है तो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपये से हमारा स्टॉक कम हो जाएगा और माल उधार बेचा है तो हमारे डेटर जो है वो 10,000 के बढ़ जाएंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2,32,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो 11th लेन देन है वो क्या है, 10,000 का माल उधार बेचा। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो लिखने में गलती कर दी थी। यहाँ पे रहेगा 10,000 का माल 15,000 में। ठीक है, 15,000 रुपये में उधार बेचा गया है। ठीक है, 10,000 रुपये का माल 15,000 में उधार बेचा गया है। तो सेम दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 10,000 का माल बेचा है तो स्टॉक 10,000 से कम होगा, 15,000 में बेचा गया है तो यहाँ पे बस उधार है तो इसलिए 15,000 के हमारे देनदार हो जाएंगे। ठीक है, जो देनदार है वो कितने को हो जाएंगे, 15,000 के, तो 15,000 से हमारा देनदार हो जाएंगे। और क्योंकि 10,000 का माल 15,000 में बेचे तो 5,000 प्रॉफिट हो रहा है,
तो उस 5,000 से हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले दिखाएंगे 10,000 से हमारे स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। तो 10,000 का हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। देनदार जो हमारे हैं स्टॉक के जस्ट पहले ये हो गए हैं 15,000 के, और प्रॉफिट जो है वो है कैपिटल में 5,000 का। ठीक, तो अब न्यू इक्वेशन जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, 1,42,400 का कैश, 70,000 का बैंक, 15,000 के हमारे देनदार हो गए, 1,40,000 का स्टॉक, 1,600 का प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, एक्रूड इनकम 2,000 की हो गई, 20,000 के हमारा फर्नीचर हो गया, 60,000 के क्रेडिटर्स, और इसने एक्सपेंसेस अभी नहीं दिखाए हैं, 24,000 के अनअर्न इनकम, 70,000 का बैंक लोन, और 2,37,000 का जो है वो हो जाएगा कैपिटल। अब 12वां क्या है, बोला है देनदार से नकद प्राप्त हुआ 14,000 और उसे बट्टा दिया 1,000। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें मिलने वाला था 15,000 रुपये। तो कैश जो देनदार हैं वो हमारे 15,000 से कम हो जाएंगे। 1,000 का जो बट्टा है ये हमारा एक तरीके से क्या हो गया, लॉस हो गया। तो कैपिटल में से लॉस को माइनस कर देंगे, और जो 15,000 से देनदार कम हो जाएंगे, 1,000 से हमारा जो है वो कैपिटल में से दिखा देंगे, और बाकी जो है वो कैश में हमारा ऐड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, कैश में हमें कितना मिला, 14,000 रुपये हम लोग यहाँ पे ऐड करके दिखा देंगे। ठीक, उसके बाद देनदार हमारे 15,000 से ही कम हो जाएंगे, और कैपिटल जो है वो 1,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगा, 1,42,400 में जो है वो 14,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 1,56,400। ठीक, ये हो गया 70,000, 15,000, 1,40,000, 1,600, 2,000, ये 20,000, 60,000, 24,000, 70, और 2,00,000, ये 36,000 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोला है व्यक्तिगत उपयोग के लिए 5,000 रुपये नकद निकाले हैं। तो 5,000 रुपये से हमारा कैश कम होगा, और क्योंकि ये आहरण है तो 5,000 रुपये हमारा कैपिटल में से भी माइनस होगा। तो कैश में से 5,000 हम लोग माइनस करके दिखाएंगे, और कैपिटल में से भी 5,000 माइनस होगा। बाकी सारी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ठीक, सॉरी, यहाँ पे हमारे देनदार जो है वो ख़त्म हो गए। क्यों, क्योंकि 15,000 के देनदार थे और देनदार ने अपना पैसा दे दिया, तो 15,000 में से 15,000 रुपये माइनस हो गया, तो ये अब देनदार हमारे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, तो नया इक्वेशन अब क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा न्यू इक्वेशन, 1,56,400 में से ये बचा 1,51,400, फिर ये 70,000, 1,40,000, 1,600, 2,000, 20,000, 60, 24, 70, और ये इसमें से माइनस होगा तो ये 2,31,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा, बोला है कि 4,500 रुपये नकद वेतन दिया तथा अदत्त वेतन 1,500। तो हम आपको बताए थे सबसे पहले तो कैश में से 4,500 रुपये कम होंगे, क्योंकि ये वेतन चाहे नकद हो चाहे अदत्त हो ये हमारे कैपिटल में से ही जाएगा। तो 4,500 और प्लस ये 1,500 दोनों मिला के हो गया 6,000। तो 6,000 रुपये हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, और अदत्त वेतन का 1,500 अलग से दिखाएंगे। तो सबसे पहले कैश में से 4,500 माइनस हो जाएगा। ठीक, कैपिटल में से 6,000 माइनस होगा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारा था ये यहाँ पे 1,500 रुपये दिखा देंगे, और सब में कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 1,46,900 रुपये, ये 70,000, 1,40,000,
40,000, 1,600, 2,000, 20,000, 60,000, 1,500, 24,000, 70,000, 2 लाख, ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक, ये हो गया 2,25,000। अब फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा बोला है फर्नीचर पर हरास 2,000 रुपये। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्नीचर में से 2,000 माइनस करेंगे, और क्योंकि ये हानि है तो इसका कैपिटल में से भी ये माइनस होगी। तो फर्नीचर हमारे 20,000 का था, जिसमें से कि 2,000 हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और कैपिटल में से भी 2,000 माइनस करेंगे, और बाकी सारा ऐसे ही रहेगा। ठीक, तो अब न्यू इक्वेशन जो बनेगा, वो क्या हो जाएगा, 1,46,900, 70,000, 1,40,000, 1,600, 2,000, और ये फर्नीचर हो गया 18,000, 60,000, 1,500, 24,000, 70,000, और ये हो गया 2,23,000। ठीक, इसके बाद है बोला है लेनदारों को नकद भुगतान किया 57,000 और उनसे बट्टा प्राप्त हुआ 3,000। तो हम आपको समझाए थे कि लेनदार हमारे कितने से कम हो जाएंगे, 60,000 से कम हो जाएंगे। 3,000 का जो डिस्काउंट हमें मिला है वो प्रॉफिट है, तो कैपिटल में 3,000 ऐड हो जाएगा, और जो हमारा कैश है वो 57,000 से कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश में -57,000। ठीक, उसके बाद जो डिस्काउंट था 3,000 का, इससे हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, लेनदार हमारे जो हैं 60,000 के वो ख़त्म हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और सारा वैसे ही रहेगा। तो अब नया इक्वेशन क्या बनेगा, 1,06,900 में से 57,000 हम लोग माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 89,900। ये हो गया 70,000, 1,40,000, 1,600, 2,000, 18,000, लेनदार ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचेंगे, 1,500, 24,000, 70,000, और ये हो जाएगा 2,26,000। ठीक, लास्ट हमारा अब है, बोला है पूंजी पर ब्याज कितना, 1,200 रुपये है। पूंजी पर ब्याज क्या हम लोग करेंगे, सबसे पहले ये हमारा ऐड होगा कैपिटल में, और उसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1,200 रुपये, पहले ऐड होगा फिर माइनस करेंगे 1,200 रुपये। ठीक, और सब में कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ हो गया 70,000, 1,40,000, 1,600, 2,000, 18,000, 1,500, 24,000, 70,000, और ये आपका वैसे ही बचा रहेगा, 2,26,000 ही रहेगा। ठीक है, अब ये हमारा न्यू इक्वेशन बना था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारा जो दोनों साइड है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो जब हम लोग पूरी संपत्ति की वैल्यू, ठीक है, पूरी संपत्ति की वैल्यू जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 3,21,500 रुपये। और जब हम लोग यहाँ पे पूंजी और दायित्व की पूरी वैल्यू जोड़ेंगे, जितनी भी हमारी लास्ट वाली बची है, ठीक है, सिर्फ लास्ट वाली को, लास्ट वाला जब हमारा जो इक्वेशन लास्ट में आया है, इसको पूरी संपत्ति हम लोगों ने जोड़ा लास्ट इक्वेशन का, तो आया 3,21,500, और लास्ट वाला हमारा दायित्व और पूंजी को जोड़ेंगे तो भी हमारा आएगा 3,21,500। यानी कि हमारी संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व का जो समीकरण है, उस पर हम लोगों ने जो क्वेश्चन को अपने सॉल्व किया है वो सही सॉल्व किया है।
तो इस तरीके से हमारा जो बनता है वो अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमें आपको एक एक चीज़ें समझानी थी, बट जब आप एक दो क्वेश्चन और लगा लेंगे और आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए, तो इसी में और ऐड किया जाता है कि निम्नलिखित व्यवहारों से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए तथा लेखांकन समीकरण से चिट्ठा बनाइए। तो चिट्ठा भी हमें क्या होता है, क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है कि चिट्ठा भी बनाने के लिए बोला जाता है। तो चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग उसे समझेंगे और उसके बाद इसी क्वेश्चन के आधार पर, इसी लेखांकन समीकरण के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अपना बैलेंस शीट भी तैयार करेंगे, जिससे कि हमें जो लेखांकन समीकरण है और बैलेंस शीट है वो दोनों कैसे बनाया जाता है ये समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक एक पॉइंट करके यहाँ पे चिट्ठा को समझेंगे। तो चिट्ठा को इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं और इसका एक दूसरा नाम होता है तुलन पत्र। तो चिट्ठा को तुलन पत्र भी बोलते हैं और इंग्लिश में बैलेंस शीट बोलते हैं। ये जो है ये हमारे अंतिम खातों का एक हिस्सा होता है। अंतिम खाते क्या होते हैं? अंतिम खाते वे खाते होते हैं जो व्यवसाय की स्थिति के बारे में हमें बताते हैं। व्यवसाय में लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है वो हमें अंतिम खातों से प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब हम लोग अंतिम खाते बनाते हैं तो उसमें एक जो और एक खाता खाता तो इसे नहीं कहते हैं, एक विवरण हम लोग बनाते हैं अंतिम खाते तैयार करते टाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं चिट्ठा यानी कि बैलेंस शीट। इस वजह से इसे हम लोग अंतिम खातों का एक हिस्सा मानते हैं। जब हम लोग बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो इससे हमें व्यवसाय की जो आर्थिक स्थिति है उसका ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारे व्यवसाय में कितनी संपत्ति है, कितने दायित्व हैं, व्यवसाय में कैश कितना है, बैंक की स्थिति, बैंक अकाउंट की स्थिति क्या है। तो ये सारी जानकारी जो है हमें चिट्ठे से प्राप्त होती है। इसमें दो साइड होते हैं, दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है दायित्व यानी कि लायबिलिटीज़ का और दूसरा होता है संपत्ति यानी कि एसेट्स का। और इन दोनों ही पक्षों का जब हम लास्ट में टोटल करते हैं तो इन दोनों का योग जो है वो बराबर आता है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग इसके फॉर्मेट को देख लेते हैं। तो देखिए, जो चिट्ठा होता है बैलेंस, इसका जो ये फॉर्मेट है इसे हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन। यहाँ पे जिस डेट पे हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट को हम लोग यहाँ लिखेंगे। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें लायबिलिटीज़ हैं और एसेट साइड में एसेट्स हम लोग पूरे लिखते हैं। जैसे हम लोग अभी लेखांकन समीकरण जब तैयार करे थे तो उन्हें भी हमें एक क्रम में तैयार करना था, चाहे स्थिरता के क्रम में चाहे तरलता के क्रम में। तो उसी तरीके से जो बैलेंस शीट होती है उसे भी किसी एक निश्चित क्रम में तैयार करते हैं, चाहे स्थिरता के क्रम में तैयार करेंगे या फिर जो है तरलता के क्रम में। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे थोड़े से बस एग्जांपल दिए हैं, जैसे लायबिलिटी साइड में अभी हम आपने देखा कि बहुत सारी हम लोग लायबिलिटीज़ जो थी वो लेखांकन समीकरण में हमने समझी थी। तो वैसे यहाँ पर है सारी लायबिलिटीज़ दी हुई है और लास्ट में यहाँ पे कैपिटल है। ठीक है, तो लायबिलिटीज़ में ही यहाँ पे कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और एसेट साइड में हमारे सारे एसेट्स को दिखाया जाता है। अमाउंट में हर जो भी व्यवहारिक मदें रहती हैं उनकी वैल्यू दिखाई जाती है। लास्ट में टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल क्या होता है, बराबर होता है। अब इसमें कुछ और थोड़ी चीज़ें हैं समझने वाली, वो भी समझ लेते हैं। जैसे चिट्ठा जो है वो अंतिम लेखांकन समीकरण के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि जैसे अभी आपने देखा कि लेखांकन समीकरण हमने तैयार किया था तो उसमें जो सबसे लास्ट वाला लेखांकन समीकरण आया था उससे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, फिर है कि इसमें संपत्तियों एवं दायित्वों का लेखा जो है वो उनकी तरलता या स्थिरता के क्रम में किया जाता है, जो कि अभी हम आपको समझाए हैं इसमें यानी कि चिट्ठे में। ठीक है, फिर चिट्ठा जो है वो एक निश्चित तिथि पर तैयार किया जाता है और वह तिथि अंतिम लेखांकन समीकरण की होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि डेट का जगह यहाँ पे मेंशन हुआ है, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि चिट्ठा जो है वो एक निश्चित तिथि पर तैयार किया जाता है और ये तिथि कौन सी होती है, अंतिम लेखांकन समीकरण की। यानी कि जिस डेट पे जो हमारा अंतिम लेखांकन समीकरण तैयार होगा वही डेट पे हमारा चिट्ठा भी तैयार होगा। और लास्ट है कि चिट्ठे के बाएं पक्ष में पूंजी एवं दायित्व तथा दाएं पक्ष में संपत्ति होती है। देख सकते हैं आप, बाएं पक्ष में यहाँ पूंजी है और ये दायित्व है, जबकि दाएं पक्ष में क्या है, संपत्ति है।
जबकि लेखांकन समीकरण के बाएं पक्ष में संपत्ति होती है तथा दाएं पक्ष में पूंजी एवं दायित्व होती है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग क्या लिखते हैं, संपत्ति इज इक्वल टू पूंजी प्लस दायित्व। तो बाएं पक्ष में क्या हो गया, संपत्ति हो गया, और दाएं पक्ष में पूंजी और दायित्व हो गया। बस इतना छोटा सा थोड़ा सा अंतर है चिट्ठे में और बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि चिट्ठा होता क्या है और इसे तैयार कैसे करते हैं। तो आइए इसको थोड़ा एकदम अच्छे से क्लियर करने के लिए हम लोग जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी के आधार पे एक बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बना लिया है। बैलेंस शीट एज ऑन, यहाँ पे डेट मेंशन हम लोग नहीं कर रहे हैं, लायबिलिटीज़ है और यहाँ एसेट है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपल सा हमें क्या स्टेप करना है कि जिस वे में, जिस क्रम में हम लोगों ने लेखांकन समीकरण बनाया था उसी क्रम में हमें लायबिलिटीज़ साइड में लायबिलिटीज़ और कैपिटल को दिखाना है और एसेट साइड में एसेट्स को दिखाना है। तो लायबिलिटीज़ में जब हम लोग लेखांकन समीकरण तैयार कर रहे थे तो लायबिलिटीज़ साइड में क्या किए थे, सबसे पहले हमारी लायबिलिटीज़ थी और लास्ट में हमने कैपिटल दिखाया था। तो सेम वही कंडीशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक एक करके जो जो हमने वहाँ पे मेंशन किया था उन्हें यहाँ पर दिखा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाए थे, दाएं साइड में जो लेखांकन समीकरण के दाएं पक्ष में हम लोग क्या दिखाए थे, सबसे पहले हमारे थे क्रेडिटर्स। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स थे। उसके बाद हमारे पास क्या था, सॉरी हम लोग यहाँ पे क्रेडिटर्स नहीं दिखाएंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि लेखांकन समीकरण के लास्ट में क्रेडिटर्स की कोई वैल्यू नहीं बची थी। ठीक है, तो क्रेडिटर्स हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि जब हम लोग लेखांकन समीकरण बना रहे हैं तो लास्ट में कोई ऐसी मदें हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं बची, यानी कि वो शून्य है, तो उन्हें हम लोग को यहाँ पे नहीं दिखाना। तो जैसे कि क्रेडिटर्स यहाँ पे हम लोग नहीं दिखाएंगे। क्रेडिटर्स के बाद हम लोग क्या दिखाए थे, जो हमारा दायां पक्ष था उसमें तो हमारा था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिखा देंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या दिखाए थे हम लोग, तो बैंक लोन था, बैंक लोन को दिखा देंगे। फिर अनअर्न्ड इनकम था, ठीक, ये दिखा देंगे। और लास्ट में हमारा क्या था, कैपिटल। ठीक, तो इन सब की क्या क्या वैल्यू थी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा जो था वो था 1500 का। ठीक है, बैंक लोन हमारा 17,000 का था, अरे सॉरी 70,000 का था। अनअर्न्ड इनकम जो थी वो थी 24,000 की। और कैपिटल जो था वो हमारा था 2,26,000 का। ठीक, अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले हम लोग क्या दिखाएंगे, कैश। ठीक, कैश दिखा देंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या दिखाएंगे, बैंक। तीसरा था डेटर। डेटर की भी जो लास्ट में लेखांकन समीकरण की वैल्यू थी वो थी 0, तो इसलिए हम लोग डेटर को यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। अब क्या दिखाएंगे, तो स्टॉक दिखा देंगे। फिर हमारा आ जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद आ जाएगा एक्रूड इनकम। और लास्ट में जो है फर्नीचर। ठीक, अब इन सब की भी जो लास्ट समीकरण की वैल्यू थी वो हम लोग को दिखानी है। ठीक है, तो जैसे कैश की लास्ट में वैल्यू क्या थी, 66,900। ठीक है, और हमारे बैंक की जो वैल्यू थी, सॉरी मुझे थोड़ा सा पीछे पलट करके देखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर सामने तो दिख नहीं रहा है। तो 70,000 हमारे बैंक की वैल्यू थी। स्टॉक जो था वो था हमारा 1,40,000 का। ठीक, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो थे वो थे हमारे 1,600 के। ठीक, एक्रूड इनकम जो था वो था 2,000 का और फर्नीचर था 18,000 का। ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो अमाउंट है आप देखेंगे लास्ट समीकरण जो था उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं और सिर्फ उन्हीं मदों को दिखाएंगे जिनकी वैल्यू लास्ट में थी। जिन मदों की वैल्यू 0 हो गई थी या फिर नहीं थी उन्हें हम लोग नहीं दिखाएंगे। और इस तरीके से दोनों साइड का टोटल जो हमारा आया था वो बराबर आया था, तो यहाँ पर भी वही टोटल लिखाएंगे, 3,21,500 रुपये। ठीक,
तो था ना बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से सिंपल है कि लेखांकन समीकरण से बैलेंस शीट बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप कि आप लोग को इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। पूरा प्रोसेस जो है लेखांकन समीकरण और बैलेंस शीट बनाने का काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो कि है लेखांकन समीकरण यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।